नमस्कार एंड गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत करते हैं प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक पे। मैं हूं गीत आपके साथ। अफगानिस्तान एक जमाने से विदेशी ताकतों के लिए मैदान जंग रहा है, जहां वो अपनी ताकत आजमाते रहे हैं। हम देखते हैं कि 19वीं सदी में मध्य एशिया पर कंट्रोल के लिए ब्रिटेन और रूस की दुश्मनी, जिसे द ग्रेट गेम भी कहा जाता था, उस ग्रेट गेम का ये मुल्क हमेशा से गवाह रहा है। लेकिन 200 साल बाद अफगानिस्तान एक बार फिर भयावह दौर से गुजर रहा है, और शायद पहले से कहीं ज्यादा। जिस लम्हे अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को वापस बुलाने की प्रक्रिया शुरू की, उसी घड़ी से तालिबान ने अपने आगे बढ़ने की रफ्तार तेज कर दी। आज काबुल समेत पूरे अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान के प्रवक्ता ने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अफगानिस्तान अब मुक्त हो गया है और समूह कोई बदला नहीं लेना चाहता है। इस दौरान तालिबान के प्रवक्ता जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस कर रहे थे, जबीउल्लाह मुजाहिद, जिन्होंने बहुत जोर देकर कहा कि अब महिलाओं के अधिकारों का इस्लामी कानून के तहत सम्मान किया जाएगा। पूर्ववर्ती शासन ने महिलाओं के जीवन पर पाबंदियां लगाई थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। उस प्रवक्ता ने कहा कि महिलाएं स्वास्थ्य क्षेत्र और अन्य क्षेत्रों में जहां जरूरत हो वहां काम करेंगी। महिलाओं के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। तालिबान के इस प्रवक्ता ने साफ तौर पर कहा है कि आने वाले वक्त में अफगानिस्तान में कोई किसी का अपहरण नहीं कर सकेगा, कोई किसी की जान नहीं ले सकेगा, और जहां तक बात सुरक्षा की है, सुरक्षा को लगातार बढ़ाया जाएगा। देश छोड़कर गए लोगों के बारे में प्रवक्ता ने भी साफ तौर पर कहा कि वो चाहते हैं कि लोग देश से कतई बाहर ना जाएं, ये उनका भी देश है। बता दें कि 2 दशक पहले तालिबान ने अपने शासन के दौरान महिलाओं को घरों में सीमित किया, लगातार अत्याचार किए, और यही वजह है कि अब जब एक बार फिर से तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया है, तो महिलाओं की सुरक्षा, पढ़ाई और आजादी को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं। तालिबान कहता है कि हम बदले हैं और ये बदलाव सबको दिखेगा, किसी को कोई खतरा नहीं। लेकिन क्या वाकई कहें कि तालिबान ने सिर्फ चेहरा बदला है या वाकई आईना भी बदला है? आज का स्ट्रेट टॉक सिर्फ और सिर्फ तालिबान के इस बदलाव को लेकर। आइए करते हैं शुरुआत। तालिबान ने चेहरा बदला है या आईना? एक प्रॉमिसिंग चेंज होने की बात यहां पर तालिबान की ओर से की गई, और पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के तहत कुछ बहुत 10 बड़े दावे किए। उन 10 बड़े दावों में क्या क्या रहा वो आपके सामने जरूर रखेंगे। लेकिन सबसे पहले आज जब हम बात बदले हुए तालिबान की कर रहे हैं, तो पहले वाले तालिबान से ये कितना चेंज होगा, कुछ अहम सवाल जिस पर आज हम स्ट्रेट टॉक कर रहे हैं। आइए उन सवालों की रुख करते हैं। चाहेंगे कि व्यूअर जिस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्ट्रेट टॉक के साथ जुड़े हुए हैं, हमें वॉच कर रहे हैं, जरा इन सवालों पर गौर करें और उसके बाद जल्दी से कॉल कर अपनी राय आज के इन सवालों पर जरूर हमारे साथ शेयर करें, अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमारे साथ शेयर करें। पहला सवाल इस विषय से जुड़ा हुआ, तालिबान ने चेहरा बदला है या आईना? है तालिबान चेंज हिज फेस और जस्ट अ मिरर? क्या वाकई बदलाव का वायदा कर रहा है तालिबान, या बात कुछ और है, मंशा कुछ और है? सवाल यह भी कि आज वैश्विक स्तर पर तालिबान अपने लिए जगह बनाने की कोशिश करने लगा है। क्या वैश्विक तौर पर उसे ये स्पेस मिल पाएगा? क्या उसे दुनिया भर का एक बड़ा रिकॉग्निशन उसे मिल पाएगा? सवाल यह भी कि बदकिस्मत अफगानियों के हाथ में आज क्या रह गया है? डू कॉल अस एंड शेयर योर ओपिनियन ऑन दीज क्वेश्चंस। सवाल आगे ये भी हैं कि क्या बहुत मुमकिन है कि तालिबान 2.0 तालिबान 1.0 से थोड़ा अलग होगा? आपकी राय क्या कहती है, जरूर हमारे साथ शेयर करें अपनी बात। सवाल ये भी कि तालिबान अपनी कट्टरपंथी छवि बदलने में क्या कभी भी कामयाब हो पाएगा? और सवाल, जब हम वैश्विक स्तर पर उसे रिकॉग्निशन की कर रहे हैं, तो बहुत से देशों ने तो अपना रुख बदल भी लिया है, जिसमें चाइना है, पाकिस्तान है और साथ ही साथ रशिया भी है। सो चीन, रूस ने तो पहले ना दी, लेकिन अब तालिबान को मान्यता देने की वो भी बात कर रहे हैं। इस बार
क्या लगता है आपको, चाइना और रशिया का जो रुख है वो ऐसा सामने क्यों आया, इतनी जल्दबाजी में वो क्यों लगता है? और आखिरी सवाल हमारा ये भी कि तालिबान से मिलकर चीन पाकिस्तान क्या वाकई आने वाले वक्त में हालातों को बिगाड़ सकते हैं? मैं अपील करूंगी कि इन सब सवालों पर अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। अफगानिस्तान में अब जो कहीं का राज है वो तालिबान का फिर से 20 सालों बाद हुआ है। और कल हमने एक करंट सिचुएशन पर हमने बात की, हमने बात अमेरिका के रुख की भी की, अमेरिका के रोल की भी अब तक की कि वो डिसीजन लेना क्या उनका सही था। हमने भारत पर होने वाले इसके असर की भी बात की और हमने उस सारी करंट सिचुएशन पर की कि जो कुछ हुआ है उन सब पर आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है हमने जानने की कोशिश की। आज का विषय उससे काफी अलग है। हम आगे की कर रहे हैं, जिसमें बात हम सिर्फ और सिर्फ अफगानिस्तान में अब रूल कर रहे तालिबान की कर रहे हैं, जो अब वैश्विक स्तर पर एक रिकॉग्निशन की जो बात है वो कर रहा है। लेकिन क्या वैश्विक स्तर पर उसे ये रिकॉग्निशन मिल पाएगा? हम बात यहां पर उसके चेहरे की कर रहे हैं, उसके बदले हुए चेहरे की कर रहे हैं। क्या लगता है 20 साल पहले जो तालिबान था वो आज के तालिबान से कितना अलग आपको लगता है? प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकायदा एक होती है ऑफिशियल, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े दावे किए जाते हैं। मोटा मोटी तौर पर हमने आपको बताया कि जहां तक बात पढ़ाई लिखाई की रही है, जहां तक बात महिलाओं के हकों की रही है, उन सब पर आज जो तालिबान का रुख है वो काफी अलग दिखता है। ये जो बदला हुआ रवैया है उस पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? हमारे साथ जरूर जुड़ें। जो इस वक्त हमें देख रहे हैं वो जरूर अपनी जो बात है हम तक जरूर पहुंचाए। इस मंच का हिस्सा आप जरूर बने। डू कॉल अस एंड शेयर योर ओपिनियन ऑन तालिबान कि उसने सिर्फ चेहरा बदला है या आईना बदला है। एक प्रॉमिसिंग चेंज की जो बात कर रहा है, क्या वो वाकई चेंज दिखेगा भी? और सबसे बड़ी बात है कि देखिए, तालिबान को लेकर एक कट्टरपंथी सोच, एक कट्टरपंथी जो छवि है वो हमेशा से रही है, और इस सोच को तोड़ना इतना इजी बिल्कुल भी नहीं है। आज देखिए, सरकार बनाने के दावे भी किए जा रहे हैं। अब तो सरकार बनाने की ओर भी वो लोग लगातार बढ़ रहे हैं। क्या ये गवर्नमेंट बनाना इतना इजी रहेगा? और जहां तक बात वहां के निवासियों की है, तालिबान तो कहता है कि देश छोड़कर मत जाइए, आपकी सुरक्षा जो है अब हमारे जिम्मे है। आप ये भी जानते हैं कि यूएनएससी ने भी एक आपात इमरजेंसी बैठक बुलाई थी, जिसमें तालिबान से सभी देशों ने अपील की। भारत जो इसकी अध्यक्षता कर रहा है वो भी अपील करता हुआ नजर आया है कि आज जब अफगानिस्तान में तालिबान का रूल हो गया है, वैसे में अपील की जाती है कि वहां पर किसी तरीके की की जो जब सुरक्षा की बात आ जाती है तो उस पर कोई उनका बड़ा खतरा ना हो। अब उम्मीद जताई जाती है कि जो बड़े दावे तालिबान आज कर रहा है वो उन दावों पर खरा उतरे भी। ये अपील यूएनएससी की ओर से की गई, एक बड़ी चिंता जताई गई है। और साथ ही साथ वहां पर जो अफगानी अभी फिलहाल रह रहे हैं, डेफिनेटली एक बहुत ही बड़ा डर का माहौल और डर के साए में वो जिएंगे जब तक एक ट्रस्ट नहीं बन जाता है। बहुत ही चिंतनीय माहौल इस वक्त वहां पे बना हुआ है, और बड़े देशों ने जो है वो अपील तालिबान से की है। तालिबान ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़े दावे किए हैं। आज की सिचुएशन पर आप क्या कहेंगे? डू कॉल अस एंड शेयर योर ओपिनियन विद अस। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद देखिए, भारत जो है वो चौकन्ना है। और हम जानते हैं कि अभी हाल ही में पीएम मोदी ने भी अफगानिस्तान के जो ताज़ा हालात उस पर चर्चा के लिए कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की एक बैठक बुलाई थी। ये मैं आपको जल्दी से एक जिस्ट दूंगी कि इस वक्त इंडिया में क्या चल रहा है। और ये जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक थी, इसमें पीएम के अलावा गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और एनएसए भी शामिल हुए। तालिबान भले ही कह चुका हो आज कि कश्मीर से उसका कोई लेना देना नहीं है, ये भारत का आंतरिक मसला है, लेकिन उसके अतीत को देखते हुए इस बयान पर भरोसा जो है वो करना भारत के लिए आज काफी मुश्किल है। पड़ोस में तेजी से बदले हालातों के मद्देनजर अब उम्मीद यही है कि भारत कश्मीर में और अपनी चौकसी बढ़ाए। जानकारी के तहत अफगानिस्तान में पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन एलईटी और एलए लश्कर ए झांगवी की थोड़ी बहुत मौजूदगी है। उन्होंने तालिबान के साथ मिलकर काम भी किया है, लेकिन इसके बावजूद ये पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन हालात का अपने हिसाब से इस्तेमाल करने की स्थिति में नहीं है। इस वक्त कश्मीर में भारत की तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था है, और इस बात की आशंका बहुत कम है कि तालिबान का जो फोकस है वो कश्मीर पर हो। तालिबान ने पहले ही कश्मीर पर अपना जो रुख है वो स्पष्ट किया है,
और वो इसे द्विपक्षीय आंतरिक मसला मानता है और इस बात के अब बहुत ही इम्कान कम है कि वो कश्मीर पर फोकस करे। अतीत में पाकिस्तानी आतंकी संगठनों के अफगानिस्तान में कैंप थे। हम जानते हैं कि कांधार विमान अपहरण कांड भी तालिबान के राज में ही हुआ, सो बिना उसकी संलिप्तता के ये संभव नहीं था। जानकारी के तहत एलईटी और लश्कर झांगवी जैसे जो पाकिस्तानी आतंकी संगठन हैं, उनकी अफगानिस्तान में आज मौजूदगी है। तो इन संगठनों ने अभी फिलहाल कुछ गांव और काबुल के कुछ हिस्सों में तालिबान के साथ अपने चेक पोस्ट बनाए हैं। सो आज इन सब सिचुएशंस को देखते हुए भारत को टेंशन ये है कि अफगानिस्तान जो है वो इस्लामिक आतंकवाद की धुरी बन सकता है, एक ऐसी जगह जहां आतंकियों के हाथ में पूरे देश की बागडोर हो। सो अतीत में आईएसआईएस और अलकायदा ने भी सरकार बनाने की कोशिश की, लेकिन ना वो फेल रहे। सो इस बात की आशंका है कि सुन्नी और वहाबी आतंकवादी तालिबान को अपने एक पनाहगाह में तब्दील कर देंगे। और जहां तक बात पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की है, उसके तालिबान के नेताओं के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस हैं और वो उन्हें प्रभावित करने की कोशिश आने वाले वक्त में जरूर करेंगे। हालांकि यहां पर यह भी कहना जरूरी है कि आईएसआई इस सिचुएशन में आज नहीं है कि अपना असर वो बहुत इजीली डाल सके, क्योंकि इस बार तालिबान की जो स्थिति है वो उससे कहीं ज्यादा मजबूत नजर आती है। केवल कमजोर तालिबान पर ही आईएसआई का वश चल सकता है। सो अतीत में भारत ने तालिबान सरकार को मान्यता नहीं दी है, लेकिन जानकारी के तहत इस बार भारत जल्दबाजी में नहीं है। वो देखो और इंतजार करो की नीति पर चल रहा है। भारत वेट एंड वॉच की रणनीति अपनाएगा। वो देखेगा कि सरकार कितनी समावेशी है और तालिबान किस तरह का व्यवहार करता है, क्योंकि एक समावेशी सरकार देने की जो बात है वो तालिबान कर रहा है। अब देखना यह है कि जिस समावेशी सरकार देने की बात तालिबान कर रहा है, वो समावेशी सरकार क्या आने वाले वक्त में दिखेगी भी या नहीं। भारत ये भी देखेगा कि दूसरे लोकतांत्रिक देश तालिबान की सत्ता को लेकर आखिर प्रतिक्रिया क्या देते हैं। लेकिन आप बहुत अच्छे से ये भी जानते हैं कि इस वक्त चाइना हो या फिर रशिया हो, और उन्होंने जो अपना एक रुख है, साथ ही पाकिस्तान अपना रुख है वो साफ कह दिया है। और जहां तक बात तालिबान सरकार को मान्यता देने की है, उसे एक रिकॉग्निशन देने की है, सो इनका फुल ऑन सपोर्ट जो है वो अब इन तालिबान को मिलेगा। यूएनएससी की भी हाल ही में बैठक हुई है और चाइना का उस पर क्या रुख रहा, आइए सुनते हैं। China has always maintained that a political solution is the only way out for Afghanistan. At present, Afghanistan's national prospects are at a historic crossroads. China takes note of what was said by the Afghan Taliban yesterday, that war in Afghanistan had ended and that it would negotiate to establish an open, inclusive Islamic government, and it would take responsible actions to ensure the safety of Afghan citizens and foreign missions in the country. China expects that these commitments will be fulfilled so as to ensure a smooth transition of the situation, curb all kinds of terrorism and criminal acts, keep the Afghan people away from wars and chaos, and build their beautiful homeland. We hope that Taliban in Afghanistan will unite with all parties and ethnic groups in Afghanistan to establish a broad and inclusive political structure that suits its national conditions in order to lay the foundation to achieve lasting peace in the country. In the last 20 years, terrorist organizations such as Islamic State, Al-Qaeda, and ATM have gathered and developed in Afghanistan, posing a serious threat to international and regional peace and security. Afghanistan must never again become a haven for terrorists. This is the bottom line that must be held firmly for any future political solution in Afghanistan. सो रशिया का भी कुछ इस तरीके का ही कहना रहा। और हालांकि अब तक जहां हम बात चाइना और रशिया की करते हैं, तो अभी तक तो वो तालिबान को लेकर कभी भी उन्होंने इस तरीके की रिकॉग्निशन की बात कही नहीं। लेकिन आज तालिबान जब अफगानिस्तान में रूल कर रहा है और लगातार वहां से अपडेट पल पल सिचुएशन जो है वो बदल रही है, सो उसी तरीके से हम चाइना को भी बदलते हुए देख रहे हैं और रशिया को भी। सो ये जो एक बहुत ही
जल्दी ये एक सपोर्ट देने की जो बात यहाँ पर रशिया और चाइना कर रहा है, ये ऐसा क्यों है? क्या आपको लगता है कि आने वाले वक्त में तालिबान के साथ मिलकर ये सिचुएशन को स्पॉइल कर सकते हैं, या फिर चाइना और रशिया का इतनी जल्दी तालिबान पर ट्रस्ट करना ये एक अच्छी बात है? ये क्या संकेत देता है? डू कॉल अस एंड शेयर योर ओपिनियन विद अस। तालिबान ने आज चेहरा बदला है या आईना? इस पर स्ट्रेट टॉक आप लोगों के साथ जारी रहेगा। फिलहाल एक शॉर्ट ब्रेक के लिए यहाँ पे रुक रहे हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं मेरे साथ स्ट्रेट टॉक, और स्ट्रेट टॉक में बात आज तालिबान की, जिन्होंने अफगानिस्तान पर कब्जा किया है और ऐसे में अब उनकी ओर से अपने आप को बदलने की बात कही जा रही है। एक प्रॉमिसिंग चेंज होने की बात यहाँ पर की गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ उनकी ओर से कहा गया वो हमने आपके सामने रखा, लेकिन क्या वाकई कहा जाए कि तालिबान ने अपना चेहरा बदला है या फिर आईना भी बदला है? एक प्रॉमिसिंग चेंज की यहाँ पे जो बात कर रहा है, क्या वाकई ही एक बदलाव का जो वायदा यहाँ पर तालिबान कर रहा है, उस वायदे पे वो कभी खरा भी उतरेगा? वैश्विक स्तर पर एक बड़ी छवि उकेरने की यहाँ पर बात तालिबान की ओर से की जा रही है, उसमें वो कितना सक्सेसफुल हो पाएगा? सरकार यहाँ पर बनाने की बात अब कही जा रही है। सरकार वो बनेगी तो कैसे बनेगी, और लोग उस पर कितना ट्रस्ट करेंगे, लोगों का समर्थन इस पर कितना मिलेगा? और जहां तक बात बदकिस्मत अफगानी जो वहां पर हैं, जो इस वक्त डर के साए में जी रहे हैं, कुछ लोग देश छोड़कर भाग रहे हैं, अपील तो तालिबान ने कर दी, लेकिन उन अफगानियों के हाथ में आखिर क्या रह गया है? डू कॉल अस एंड शेयर योर ओपिनियन विद अस। फिलहाल इस वक्त सतीश चंद्र जी हमारे साथ बने हुए हैं। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्ट्रेट टॉक में। नमस्कार गीत जी। देखिए, तकरीबन 1.5 दशक पहले हमारे भारत के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर आया था अमेरिका से और वेस्टर्न लॉबी से कि आप जो है अफगानिस्तान के स्ट्रगल में आप भी अपनी सेना को भेजिए। उस वक्त हमारे बुद्धिजीवियों ने एक निर्णय लिया, वो उस वक्त का निर्णय लिया हुआ आज साबित होता है कि बुद्धिजीवियों ने बिल्कुल सही निर्णय लिया था। वो निर्णय क्या लिया? हम बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं भेजेंगे अफगानिस्तान में, लेकिन हम ब्रिक एंड मॉर्टर से आपकी जो है वहां पे वो हमारी कंट्रीब्यूशन रहेगी। अब देखिए गीती, आज आपके वहां पे जो है जो उनका सदन है या उनके और बिल्डिंग है, उनके जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं, वो सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो ब्रिक एंड मॉर्टर की कंट्रीब्यूशन है आपकी भारत की। वो आज 1.5 दशक से 2 दशक से वहां है। भारत की हाजिरी है वहां पे, भारत का योगदान है वहां पे, लेकिन भारत की गोलियां नहीं है, भारत की बंदूकें नहीं है। बंदूकें किसकी थी? वो थी अमेरिका की, कनाडा की, यूके की, ऑस्ट्रेलिया की, हाँ जी, कुछ और देशों की, उनकी बंदूकें थी। इसलिए जब उनको पिछली जुलाई में ये पता चला कि अब हमें वहां से निकलने का वक्त आ गया है, अफगानिस्तान से 1 साल के अंदर अंदर हमें निकलना है, उस वक्त गीती इन्होंने ही सबसे पहले इंडिविजुअल बेसिस पे ये तालिबान से कांटेक्ट करने शुरू किए। इन्होंने ही उनसे पहल की जल्दी करने की। कुछ लोगों को गलत फहमी है कि भारत ने उस वक्त तालिबानियों से बात क्यों नहीं शुरू की। गीजी, हमें जरूरत थी भी नहीं उस वक्त तालिबानियों से बात करने की, क्योंकि हमने कुछ वहां पे बुरा किया नहीं था। हमने उनके साथ कन्फ्रंटेशन मैदान में नहीं की थी, आमने सामने खड़े होकर गोलियां नहीं चलाई थी भारत ने। ये हमारी भारत के बुद्धिजीवियों की दूरदर्शी जो काया थी, ये उसका असर था। तो उन देशों ने जब इनके साथ तालिबानों के साथ पिछले 10 महीनों से वो नेगोशिएशंस की, आखिर पे गीची उसका ये असर हुआ कि कुछ अच्छा ही हुआ। उन सबको एक सॉफ्टनिंग का संदेश मिला कि तालिबान सुनने को तैयार है, और तालिबान को भी लगा कि ये लोग हमें, चाहे मैदान में गोलियां हमारी आपस में एक दूसरे के लिए चल रही हैं, लेकिन ये हमें तवज्जो दे रहे हैं। ये अफगानिस्तान से की सरकार से हट के तवज्जो दे रहे हैं। जी, आप ज्यादा ज्ञानी हैं, आपको पता है कि अफगानिस्तान कोई एक देश, कोई एक कुछ थोड़े प्रांत नहीं है। अफगानिस्तान सारे का सारा कबाइलों में बटा हुआ है। उनके कबीले जो है दूर दूर अंदर के इलाकों में, वो पहाड़ों में बसे हुए हैं। आज से 20 साल पहले जब अमेरिका की फौज अफगानिस्तान में आई थी, तो उन्होंने कहा था वी आर
इनविजिबल एनिमी, कि वहां को जो एनिमी है, जो तालिबानी है, उसकी कोई शक्ल या उसका कोई जत्था या उसकी कोई यूनिट या उसका कोई ब्रिगेड नहीं है। ये एक वो ताकत है जो कि अफगानिस्तान के पहाड़ों में, कंदराओं में, चट्टानों में, हर जगह है, लेकिन वो सामने एकदम से नहीं आती कि जिसके ऊपर आप कुछ अटैक कर सको। इवन अमेरिका टुक 10 years to learn how to fight with these sporadic enemies। तो उस वक्त इन्होंने वही पुराना भारत का जो तरीका था शिवाजी मराठा का, कि इन्होंने यही सीखा कि ये जो अफगानी लोग, ये तालिबानी लोग हैं, ये गुरिल्ला वारफेयर में एक्सपर्ट हैं, हमें इनसे उसी तरह बात करनी पड़ेगी। तो गीजी बात नेगोशिएशंस पे आती है कि जिस वक्त इन्होंने नेगोशिएशंस की, एज ए रिजल्ट क्या हुआ, पहले अमेरिका ने शुरू की, फिर कनाडा ने, फिर ऑस्ट्रेलिया ने, फिर यूके ने। इन्होंने ये देखा कि अब इनके साथ हमारा एक संवाद का नाता तालिबान के साथ बन गया है। जी उसी वक्त एक सबसे खूबसूरत बात क्या हुई कि दोहा कतर ने फौरन आगे आके पीस ऑफिस खोला। जैसे ही पीस ऑफिस खोला, उसके बाद देखिए पिछले 8 महीनों में 4 दफा भारत जो है वो इस पीस ऑफिस में उनकी तालिबान के साथ जो है बैकडोर डिप्लोमेसी हुई, वहां आपस में इनकी बातें हुई। उन बातों में काफी चीजें स्पष्ट हो गई, और सबसे बड़ी स्पष्ट चीज क्या हुई कि हम अलग अलग हैं लेकिन एक दूसरे के दुश्मन नहीं है। और गीची ये बात भारत बड़ी अच्छी तरह से बता सका तालिबान को, क्योंकि भारत ने गोली नहीं चलाई थी। अब आप आज से 10 दिन पहले की बात देखिए, 10 दिन पहले भी तालिबान की तरफ से वही संदेश भारत को आया कि आप अपनी फौज बिल्कुल आगे मत दिखाना हमें, अगर आपकी फौज सामने नहीं आएगी तो आपके देश के निवासी अफगानिस्तान में बिल्कुल सुरक्षित हैं, आपके जितने प्रोजेक्ट्स हैं बिल्कुल सुरक्षित हैं, आप आइए, आप उन पे अपना जैसे काम करते थे उसी तरह अपना काम कीजिए। उन्होंने सिर्फ इनको फौजियों को सामने ना लाने की एक वार्निंग दी थी, जो और उस नियम का पालन की थी भारत ने हमेशा पहले से किया ही है। अब बात आई है कि आज की सिचुएशन में इस वक्त देखिए हर एक आदमी तालिबान के साथ अपनी इंडिविजुअल रिलेशनशिप पे अपनी जो है नीति बना रहा है। अमेरिका की अलग है, रशिया की अलग है, चाइना की अलग है, और पाकिस्तान की तो कोई नीति नहीं है क्योंकि पाकिस्तान की नीयत ही खराब है। और इस चीज को ये तालिबान अच्छी तरह जानता है कि पाकिस्तान ने पिछले 20 साल तालिबान को सपोर्ट नहीं किया, इन्होंने तालिबान को अब्यूज किया, इन्होंने तालिबान को यूज किया आगे लड़ाने के लिए, जहां पे उनकी अपनी फौज नहीं जा सकती थी भारत के विरोध में। उन्होंने तालिबान को भारत के विरोध में यूज किया। इस बात का एहसास तालिबान को अच्छी तरह है, और इस बात का एहसास बैकडोर डिप्लोमेसी में कतार में आपने इनको 4 जो आपने सभाएं की उनको आपने भी बता दिया कि आप कृपया अगर हम अपनी फौज को दूर रखेंगे तो आप भी अपने तालिबानियों को कश्मीर से दूर रखिए, क्योंकि पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाने में आपका उतना ही फायदा है जितना हमें फायदा है। उसका कोई जो है वो आपके डेवलपमेंट में काम आने वाला पाकिस्तान के साथ रिलेशन नहीं है। जी सभी लोग अपने अपने तरीके से तालिबान के साथ अप्रोच कर रहे हैं और सबकी अपनी अपनी नीति है। आखिर पे बस मुद्दा एक आता है, ये सभी तालिबान के साथ आज सुपर पावर्स इंडिया, रशिया, चाइना, अमेरिका ये क्यों डील करना चाहते हैं? क्या जरूरत है तालिबान के साथ डील करने की? जीत जी ये तालिबान जो है इन्होंने जब कहा कि हम बदल गए हैं, जी ये स्टेटमेंट कोई 2 हफ्ते पुरानी नहीं है, ये स्टेटमेंट आज से 2 साल पहले की है, जब तालिबान ने ये कहा था कि हम जो है हम अफगानिस्तान की हम करप्ट गवर्नमेंट की तरह के करप्ट लोग नहीं हैं, हम देश प्रेमी लोग हैं, लेकिन वेस्टर्न फोर्सेस के प्रेशर
प्रेशर में आके जो सरकारें अफगानिस्तान के ऊपर बिठाई हुई हैं हमारे सिर के ऊपर, वो सरकारें जो है लूट रही हैं हमें, और हमारे देश का पैसा जो है वो बाहर के बैंकों में जा रहा है। जी एक हफ्ता पहले अमेरिका ने क्या स्टेटमेंट दी है कि अफगानिस्तान के जितने फंड्स अमेरिका के बैंक में हैं, अब हम सब सील कर दिए गए हैं, सारे फंड्स सील कर दिए गए, हम किसी को यूज नहीं करने देंगे। जी अफगानिस्तान का पैसा अमेरिका में कैसे पहुंच गया? ये उसी तरह पहुंचा है जिस तरह पाकिस्तान की आर्मी के लोगों के सबके जो है अपार्टमेंट्स बने हुए हैं आपके लंदन में, ये उसी तरह अफगानिस्तान की सरकार ने, यही देश का पैसा था जो बाहर इन्होंने लूट खसोट करके करप्शन से वहां पे रखा। यही तालिबान सब समझाता था, लेकिन तालिबान के ऊपर विश्वास इसलिए नहीं होता था क्योंकि जी इनका समझाने का तरीका जो था वो खूनी था, इसलिए लोग मानते नहीं थे। बस क्योंकि आज इन्होंने ये साबित किया है कि हमारी बात सुनो, हमें सुनो। जी 2 साल में इन सभी महाशक्तियों ने देखा है कि तालिबानी जो है ये दे आर नेगोशिएबल, ये सुनते हैं और सुनाते हैं अपनी बात और लॉजिकल बात कर रहे हैं। और इस वक्त उनके पास देने के लिए आज जी ना तो निकल है, ना उनके पास कोई ऑयल है जैसे कि किसी वक्त सद्दाम हुसैन के पास था या सऊदी अरेबिया के पास था। उनके पास ऐसा कोई मटेरियल है नहीं सऊदी अफगानिस्तान के पास। लेकिन अफगानिस्तान के पास एक चीज है जो सबसे इंपॉर्टेंट, वो है जी लैंडिंग। वो जो लैंडिंग है, वो जो ट्रांजिट पॉइंट है, ट्रेड पॉइंट है अफगानिस्तान की के ऊपर पैर रख के ही जो आप ट्रेड के लिए आप दुनिया के दूसरे हिस्से में जाते हो, उसी में आपकी $मिलियन ए मंथ की कमाई होती है। इसलिए उसकी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, उस लोकेशन की कदर करते हुए ये सारी चीजें महाशक्तियां जो है आज उनके साथ इसलिए भी बात कर रही हैं, उन्होंने देख लिया कि अफगानिस्तान की करप्ट सरकारें, जो कि आज साबित ही हो गया है, आज तो साबित ही हो गया कि वो सरकारें करप्ट थी, वो इनएप्ट थी, वो अनेबल थी और नालायक निकली सबकी सब। उनके सामने इनको एक दफा चांस दिया जाए, यही एक कारण है कि जी जिसमें भारत भी अब उस ग्रुप में है, लेकिन भारत की जो नीति रही उनके साथ कन्फ्रंटेशन नहीं करने की, उससे आज भारत सबसे ज्यादा कंफर्टेबल पोजीशन में है इनके साथ नेगोशिएट करने में। धन्यवाद गीत जी, भारत माता की जय। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। चलिए जल्दी से छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पे रुकते हैं, जल्द लौटेंगे स्ट्रेट टॉक में। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। स्ट्रेट टॉक में आज बात तालिबान जिसने चेहरा बदला है या आईना, इस पर लगातार बात हो रही है, इस पर लगातार आप लोगों के साथ चर्चा हो रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि तालिबान का अफगानिस्तान पर कब्जा हो चुका है और अफगानिस्तान पिछले 1-2 सप्ताह से दुनिया भर की सुर्खियों में कई आर्टिकल्स में जो है, कई न्यूज़पेपर्स में और तमाम टीवी चैनल्स में छाया हुआ है। लेकिन जब हम इन लेखों की बात करते हैं, 90% लेखों और बहसों में यही मुद्दा प्रमुखता से उठाया जा रहा है कि अमेरिका से लेकर भारत और चीन और पाकिस्तान आदि दूसरे देशों पर इसका अब असर क्या पड़ेगा। लेकिन जिस अफगानिस्तान और उसके 4 करोड़ आवाम को सबसे ज्यादा तवज्जो और जज्बाती मदद की जरूरत है, उसके लिए आज कुछ सोचा नहीं जा रहा। एक सवाल हमने यहाँ पर उठाया था कि बदकिस्मत अफगानियों के हाथ में आज क्या कुछ रह गया है। चाहेंगे कि जो व्यूवर्स इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो इस पर अपनी बात जरूर हमारे साथ शेयर करें। जैसा हम उन लेखों की बात कर रहे हैं कि वहां पर इनके बारे में कोई बातचीत आज की नहीं जा रही है। अफगानिस्तान के पूरे इतिहास में हम देखते हैं कि 2 सदी पहले जब बड़ी ताकतों ने इसका पता लगा लिया और अपने ज्योग्राफिकल और स्ट्रैटेजिकल हितों के लिए, अपने उस इंटरेस्ट के लिए इसकी भौगोलिक स्थिति के महत्व को समझा, तब से ही इस मुल्क और इसके लोगों के साथ संवेदन शून्य व्यवहार ही किया गया है। साम्राज्यवादी ब्रिटेन के लिए ये एक ऐसा देश था जिसकी जरूरत उसे अपने और शक्तिशाली जारशाहिद स्टालिनवादी साम्राज्य के बीच एक बफर देश के रूप में थी और उसने इस पर काबू करने की फौजी कोशिश की, मगर झटका लगा और फिर भी वो कोशिश में जुटा रहा। इससे पहले जो हमारे साथ कॉलर जुड़े हुए थे सतीश चंद्र जी, वो इस कन्फ्रंटेशन की ही बात कर रहे थे कि सब देशों की जो नीति है वो अलग रही है,
भारत की जो कन्फ्रंटेशन की जो नीति है वो काफ़ी अलग रही है। दैट्स द रीज़न कि आज तालिबानियों का जो रुख है भारत के लिए आज कुछ और नज़र आता है। हम बात कर रहे थे इन लोग ब्रिटेन की भी, फिर भी वो इस कोशिश में लगा रहा। अगर आप अपने रणनीतिक हितों को एक पक्षीय दृष्टि से देखते हैं, जैसा कि पाकिस्तान करता आया है, चीन करता आया है, तब इसे एक ऐतिहासिक अवसर माना जा सकता था। अगर अफगानिस्तान सोवियत संघ के लिए बफर देश था तो पाकिस्तान अमेरिका का स्वाभाविक साथी था। पाकिस्तान की रणनीति में अगर कोई एक चीज मायने रखती है आज, तो वो है सिर्फ भारत से कैसे बढ़त हासिल हो। उसने भारत के साथ 2 आत्मघाती युद्ध किए और 1971 में अपना आधा मुल्क गंवा दिया। पाकिस्तान ने 1954 से लेकर 1971 के बीच कयामत को खुद ही दावत दे दी, लेकिन अफगानिस्तान के लिए राहत छोटी ही रही। पाकिस्तान और उसकी एजेंसियों ने पश्चिमी साथियों के साथ जल्दी ही काबुल में सोवियत समर्थक सरकारों का तख्ता पलटकर दोस्ताना इस्लामी निजाम बहाल करने का जो खेल है वो शुरू कर दिया। और हम देखते हैं एज अ रिजल्ट कि 1979 में सोवियत जो है वो काफी आक्रामक हुआ और अमेरिकी नेतृत्व में पूरी पश्चिमी खेमा इस्लामी दुनिया और चीन ने मिलकर मुजाहिदीन को हथियार पैसा देकर खड़ा कर दिया। फिर जो युद्ध हुआ उसमें लाखों अफगान मारे गए और करीब 1 करोड़ बेघर भी हुए। सोवियत संघ 1989 में वहां से निकल गया और पाकिस्तान चूंकि ये मान रहा था उस वक्त कि उसने एक महाशक्ति को परास्त किया है, इसीलिए वो सोवियत संघ और भारत के प्रति दोस्ताना रखने वाले नजीबुल्लाह सरकार को बने नहीं रहने दे सकता था और वो इसे परास्त करने के लिए मुजाहिदीन को मदद देते रहे। एट द एंड उन्होंने काबुल पर कब्जा किया, लेकिन अभी उनका काम जो है वो पूरा नहीं हुआ। मुजाहिदीन बटे हुए थे और उनके कई नेता थे जो अलग अलग दिशाओं में सोचते थे, जबकि पाकिस्तान को काबुल में एक मजबूत एकजुट ताबेदार चाहिए था। इसीलिए कई मदरसे खोले गए जो तालिबान को इस्लाम का सबसे कट्टरपंथी पाठ पढ़ाने लगे और उन्हें सिर्फ युद्ध लड़ने के लिए ट्रेंड करते रहे। तालिबान जब मुजाहिदीनों को खदेड़कर अपने हिसाब से शरिया की हुकूमत कायम करने लगे, तब फिर कई अफगान मारे गए और कई प्रतिभाशाली युवा अफगान मुल्क छोड़कर ही भाग खड़े हुए। मुल्क में प्रतिभाओं, पूंजी और संस्कृति का जैसे अकाल सा पड़ गया और बदले में उसे मिला अलकायदा और मजहबी उग्रवाद के प्रतीक, दूसरे गुट, जिनकी वजह से अंततः 9/11 कांड के बाद अमेरिका वहां आ धमका। इसके बाद 1979 से लेकर 2021 के बीच अमेरिका ने अफगानिस्तान को 3 बार बांटा और इस क्रम में लाखों लोग मारे भी गए। उन्होंने सोवियतों को हराया, लेकिन अपना मतलब पूरा होते ही अफगानिस्तान को छोड़ा भी। 2001 में वो तालिबान को खत्म करके एक आधुनिक, नया, लोकतांत्रिक अफगानिस्तान बनाने के वायदे के साथ ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम के लिए कमबैक करते नजर आए और अब 2021 में वो अफगानिस्तान को छोड़कर चले गए। वजह ये कि उन्होंने अब ये फैसला किया है कि उन्हें एक सुरक्षित और सम्मानजनक वापसी की जरूरत है जो उनकी हार ना देखे। पहला लक्ष्य सुरक्षा हासिल की जा सकती है, दूसरा लक्ष्य खो गया और एक बार फिर बड़ी संख्या में अफगान जो हैं वो मारे ही जाएंगे। एक और शिक्षित कुलीन पीढ़ी पलायन करेगी और महिलाएं वहां होंगी जहां तालिबान उन्हें पहुंचाना चाहेंगे। अब 9/11 की 20वीं वर्षगांठ पर अमेरिका अफगानिस्तान को उस बर्बर सत्ता के हाथों में सौंप गया है जिसे उसने 2001 में परास्त किया। अफगानिस्तान के सामने 3 संभावनाएं हैं। सबसे कम बुरी संभावना ये कि तालिबान लगभग शांतिपूर्वक पूरा कब्जा उसने किया है। हालांकि बीच में जो स्थितियां रही हैं वो आप सबके सामने हैं। ऐसे में अब जब कब्जा हो चुका है तो ये शांतिपूर्वक आगे भी रहे, ये संभावना अभी फिलहाल संभावना ही है और साथ ही साथ अपना इस्लामी अमीरात स्थापित करे जो उनके कानून के मुताबिक काम करे। और इससे कम बुरी संभावना जो तालिबान के पिछले दौर में घट चुकी है ये है कि देश के कुछ हिस्से तालिबान के कब्जे से बाहर रहें और सबसे बुरी संभावना ये है कि युद्ध जारी रहे और अफगान गुटों की वापसी आपसी जो मारामारी में पाकिस्तान, चीन, रूस और ईरान घालमेल मचाएं। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि दक्षिण एशिया के शिखर पर एक सीरिया बन जाए।
बहरहाल जो भी सामने आए, बदकिस्मत अफगानियों के बस में आज कुछ भी नहीं होगा। अमेरिका को अफगानिस्तान को 1979 के बाद 3 बार नष्ट करने का श्रेय जाता है, लेकिन इस बार एक नया शिक्षित कुलीन अफगान तबका इसलिए मौजूद है क्योंकि अमेरिका ने केवल युद्ध ही नहीं लड़ा, उसने वहां राष्ट्र निर्माण में समय, अपना पैसा और जज्बा भी लगाया है, और वो भी काफी वक्त से। अमेरिका ने ये सब हासिल करने में मदद की, लेकिन ये परिवर्तन अफगानियों की क्षमता, आकांक्षा और महत्वाकांक्षा के कारण ही संभव हो पाया है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद आज दुनिया के शक्तिशाली देश इसको मान्यता देने की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान को मान्यता देने वाला चीन पहला P5 देश होगा, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। हम देखते हैं कि तालिबान के बाद पूरी तरह कब्जा जमाने के बाद अफगानिस्तान के साथ रिलेशंस को लेकर बिनजिंग की ओर से पहला बयान आया सोमवार को। ये उस संभावना की ओर आज इशारा करता है। रूस की ओर से भी ऐसे ही संकेत मिले, और ऐसे में अब इसका जो असर है वो क्षेत्रीय सुरक्षा और महान पावर्स के बीच मुकाबले के रूप में भी देखा जा सकता है। और वहीं काबुल, वहां पर स्थित भारत के दूतावास के सभी कर्मचारी और राजदूत जो हैं वो तत्काल देश लौट रहे हैं, और इसके साथ ही भारत ने जो पूरी तरह से अफगानिस्तान से अपना जो दूतावास है फिलहाल टेम्पररी बेसिस पर खाली किया हुआ है। हम देखते हैं कि इस वक्त दुनिया की मौजूदा 5 महाशक्तियां संयुक्त राष्ट्र के 5 स्थायी सदस्यों यानी कि यूएस, रूस, ब्रिटेन, चीन और फ्रांस, इनमें से चीन तालिबान को लेकर आगे बढ़ता दिखा है। और चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता चुनयंग भी कहती हैं कि तालिबान ने बार बार चीन के साथ अच्छे संबंध डेवलप करने की आशा व्यक्त की है, लिहाजा वो उनका फुल ऑन सपोर्ट करते हैं। लेकिन चीन रूस ने पहले कभी भी इस तरीके की जो बात है वो की नहीं है। इतनी जल्दी में वो क्यों है, इस सवाल को भी हम जरूर इस पर बातचीत करेंगे और चाहेंगे कि आप भी इस पर अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए फिलहाल यहाँ पे रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे स्ट्रेट टॉक में। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में। तालिबान का रूल अफगानिस्तान पर और वैश्विक स्तर पर आज जब तालिबान और आगे भी अपनी जो एक सोच के साथ अपनी छवि गढ़ने की कोशिश करेगा, एक अच्छी छवि गढ़ने की कोशिश करेगा, तो उस समय में हम देखते हैं कि जो दुनिया के महान पावर्स हैं वो अब उसे फुल ऑन सपोर्ट देते हुए नजर आते हैं, जिनमें चीन तालिबान को लेकर सबसे आगे बढ़ता दिखता है। ब्रेक में जाने से पहले हम चीन के विदेश मंत्रालय की बात कर रहे थे, जिसके स्पोक्सपर्सन चुनयंग कहते हैं कि तालिबान ने बार बार चीन के साथ अच्छे संबंध विकसित करने की आशा व्यक्त की है। साथ ही वो अफगानिस्तान के रिकंस्ट्रक्शन और उसके डेवलपमेंट में चीन की भागीदारी की आशा भी करते हैं। चीन स्वतंत्र रूप से अपने भाग्य का निर्धारण करने के अफगान लोगों के अधिकार का सम्मान करता है और अफगानिस्तान के साथ मैत्रीपूर्ण और सहकारी संबंध विकसित करने और इसे जारी रखने के लिए वो तत्पर है और तैयार है। चीन की ओर से यह बयान उस वक्त सामने आया जब यूएनएससी ने अफगान की स्थिति पर चर्चा के लिए एक इमरजेंसी बैठक बुलाई थी, जहां अफगान प्रतिनिधि अपदस्थ सरकार के एक नामित ने भी तालिबान अमीरात में अफगान महिलाओं और लड़कियों के भविष्य पर शोक व्यक्त किया था। चीन ने यूएनएससी में बहुत ही अधिक सतर्क रुख अपनाया, लेकिन ऐसा लगता है कि बीजिंग आर्थिक रियायतों और अफगानिस्तान की जो काफी खनिज संपदा है उस तक पहुंच के बदले तालिबान को शामिल करने के लिए तैयार है। डेफिनेटली अपना अपना हित आज सभी साध रहे हैं। स्वागत करने वाला रुख अपनाने वाला रूस दूसरा P5 देश था। लंबे समय से हम देखते हैं कि तालिबान का सपोर्ट करने वाले रूसी विशेष दूत जमीर काबुलोव ने बताया कि उनका देश पहले से ही तालिबान से बात कर रहा था। वो काबुल में बात कर रहे थे। फिलहाल सभी संपर्क वहां किए गए, दूतावास सभी मामलों को देख रहा था और अभी भी देख रहा है। ना तो चीन और ना ही रूस ने पिछली तालिबान व्यवस्था को मान्यता दी। पाकिस्तान भी आमतौर पर अब तक चुप ही रहा है, लेकिन इमरान खान ने भी अभी हाल ही में ये कहते हुए अफगानिस्तान ने गुलामी की बेड़ी को तोड़ा है, एक इस तरीके का बयान दिया और इस बयान से पाकिस्तान की जो मंशा है वो भी जाहिर हो जाती है। क्यों? क्योंकि इमरान खान ने भी अफगानिस्तान पर अमेरिकी कब्जे का जिक्र करते हुए ये बात कही थी और तालिबान का पाकिस्तान लंबे समय से समर्थक रहा भी है। और बात ईरान की करें तो ईरान ने भी तालिबान के कब्जे के बाद एक संयमित तरीके से अपना जो है वो बयान दिया। नए राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी ने कहा कि अमेरिका की जो सैन्य हार है और उसकी जो वापसी है
अफगानिस्तान में जीवन, सुरक्षा और एक स्थायी शांति बहाल करने का एक अच्छा अवसर जो है वो बनेगा। और जहां तक बात सऊदी अरब के रुख की है, यूएई के अपने रुख की है, सो इनका खुलासा जो है वो अब तक किया नहीं गया है कि इनका रुख तालिबान को लेकर क्या रहेगा। हम देखते हैं कि अफगानिस्तान के मसले पर P5 के देशों के बीच ही मुकाबला देखने को जो है वो मिला है, क्योंकि अभी तक इन्हीं का जो रुख है वो तालिबान को सपोर्ट देने पर आया है। आगे हम देखते हैं कि ये सिचुएशन को स्पॉइल करेगा या फिर कुछ अच्छा होगा या फिर एक अच्छा संकेत ही नजर आता है। ये सब आने वाले वक्त पर ही टिका हुआ है। एक और अफगानिस्तान मसले पर अमेरिका की आलोचना आज हो रही है, तो दूसरी ओर चीन और रूस जो है वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं। तालिबान को समर्थन देना या ना देना एक अलग मसला हो सकता है, लेकिन एक बात तो तय है कि इसका असर जो है वो आने वाले वक्त में एक क्षेत्रीय संतुलन पर जरूर पड़ेगा। भारत को चीन और पाकिस्तान से आज सजग रहने की जरूरत है। तालिबान को लेकर P5 देशों की जो मंशा है, उसके बाद भारत को भी डेफिनेटली बड़े ही सोच समझ के साथ जो फैसला है वो करना होगा। जाहिर तौर पर रक्षा विशेषज्ञों का भी इस पर यही कहना है कि भारत अब धीरे धीरे ही अपने स्टेप्स जो है वो आगे बढ़ाएगा। रशिया, चाइना की तरह वो कोई भी ऑल ऑफ सडन डिसीजन जो है वो नहीं लेगा। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर कब्जा करने के बाद तालिबान ने अब आम माफी की घोषणा करते हुए भी अफगान सरकार के कर्मचारियों से राजधानी में एक सामान्य स्थिति वापस लाने के प्रयास में काम पर लौटने का आग्रह किया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, तालिबान ने सभी से अपने सामान्य जीवन को एक ट्रस्ट के साथ फिर से शुरू करने के लिए कहा है। और जहां तक बात महिलाओं की है, लड़कियों की है, तालिबान ने महिलाओं से भी सरकार में शामिल होने का आग्रह किया है। जानकारी मिली कि तालिबान के सांस्कृतिक आयोग के जो मेंबर हैं, एनामुल्लाह समागिनी, वो कहते हैं कि इस्लामिक अमीरात नहीं चाहता कि महिलाएं पीड़ित रहें। उन्हें शरिया कानून के मुताबिक सरकार में होना चाहिए। सरकार की संरचना पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, लेकिन अनुभव के आधार पर पूरी तरह से इस्लामी नेतृत्व होना चाहिए और सभी पक्षों को इसमें शामिल होना चाहिए, चाहे वो एक पुरुष हो या फिर स्त्री क्यों ना हो। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक बिजनेसमैन साद मोहसिन है। उन्होंने ट्विटर पर कुछ स्क्रीनशॉट पोस्ट करते हुए बताया कि तालिबान के अब्दुल हक अमाद ने एक चैनल से एक महिला न्यूज एंकर से बात की और कहा कि 2 दशक पहले जब तालिबान सत्ता में था तभी सोचा भी नहीं जा सकता था। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने ट्वीट किया कि काबुल में स्थिति पूरी तरह से कंट्रोल में है और शहर में कानून व्यवस्था बहाल हो गई है। मुजाहिद ने दोहराया कि लोगों का जीवन और संपत्ति आज सुरक्षित है। तालिबान नेतृत्व ने अपने सदस्यों को आदेश दिया है और एक बार फिर उन्हें ऑर्डर दिया गया है कि किसी को भी बिना अनुमति के किसी के घर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है और किसी के भी जीवन, संपत्ति और सम्मान को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। तालिबान का यह बयान काबुल पर मची अफरा तफरी के एक दिन बाद आया। देश से निकलने के लिए काबुल एयरपोर्ट पर आप जानते हैं कि लोगों की भारी भीड़ देखी गई और अमेरिकी प्लेन पर चढ़ने की कोशिशों में कई लोगों की जो है वो मौत भी हुई। लोग सेना के प्लेन से लैंडिंग गियर पर लटक कर जा रहे थे और गिरने से उनकी मौत हो गई। ये सिचुएशन हमने हाल ही में देखी, वो भी काबुल पर। जैसे ये खबर आती है कि अब उसे भी कवर अप कर लिया गया है तालिबानियों की ओर से। उसके बाद ही ये जो सिचुएशन है वो सामने आई। ऐसे में अब बात आती है कि तालिबान के रवैये की, क्योंकि अभी मैंने जिनका जिक्र किया, जिस प्रवक्ता का मैंने जिक्र किया, उन्होंने इन बदलावों की जो है वो बात कही और अब देखिए ऑफिशियली बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो जाती है जिसमें आने वाले वक्त के लिए कुछ बड़े दावों के साथ साथ तालिबानियों का सरकार बनते ही एक बड़े वादों का उल्लेख जो है वो कर दिया गया है, जिसमें एक बदलाव की बात कही गई है जो ये बता रहा है, साफ तौर पर क्लियरली संदेश देता है कि तालिबान जो 1.0 था वो 2.0 से काफी अब बदला हुआ है। जहां तक सवाल हमने ये रखा कि तालिबान ने क्या वाकई अपना चेहरा बदला है या सिर्फ आईना बदला है, क्या वाकई ही एक बदलाव की जो बयार की बात यहां पर तालिबानियों की ओर से की जा रही है, क्या वाकई एक प्रॉमिसिंग चेंज होगा। तालिबान के रवैये के बदलाव की बात करेंगे। वैसे हाल ही के दिनों में हम देखते हैं कि तालिबान की तरफ से भारत विरोधी कोई बयान तो सामने नहीं आया। तालिबान ने अफगानिस्तान के विकास में भारत के रोल को कभी गलत भी नहीं कहा
और तालिबान में एक गुट ऐसा है जो भारत के प्रति सहयोग वाला रवैया भी रखता है। जब अनुच्छेद 370 का इशू उठा तो पाकिस्तान ने इसे कश्मीर से जोड़ा, लेकिन तालिबान ने कहा कि उन्हें इस बात की परवाह नहीं कि भारत कश्मीर में क्या करता है। काबुल पर कब्जा करने के बाद अब तक किसी भी बहुत बड़े खून खराबे की खबरें सामने नहीं आई। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस बात को लेकर चिंता आज है कि तालिबान शासन आने के बाद अफगानिस्तान में महिलाओं की जिंदगी बद से बदतर तो नहीं हो जाएगी, लेकिन महिलाओं को पढ़ाई और काम करने की इजाजत दी जा रही है। सो वैसे में बहुत मुमकिन है कि तालिबान 2.0 तालिबान 1.0 से शायद अलग हो जाए, लेकिन तालिबान ने चेहरा बदला है या आईना, इस पर जानकारों की जो आज राय है वो बटी हुई नजर आती है। अफगानिस्तान में आज हम देखते हैं कि बैंकों में पैसे नहीं हैं, जरूरी चीजों की जो सप्लाई है वो अवरुद्ध हो रही है और तालिबान जो है वो अपनी कट्टरपंथी छवि को बदलने के लिए एक अलग अलग जो है वो बयान दे रहा है। उनका मानना है कि महिलाएं हिजाब जरूर पहने, बाकी हम उन्हें पढ़ने की इजाजत दे देंगे। लेकिन जाहिर बात है कि वो इस पावर ट्रांसफर को मजबूत करना चाहते हैं, तो अभी वो शुभ शुभ बातें ही बोल रहे हैं, लेकिन किसी को शक नहीं है कि तालिबान की ताकत क्या है और ये अलकायदा और आईएस जैसे संगठनों को कितना हौसला देगा। सो बदलाव का वादा तो करा है तालिबान, लेकिन देखना होगा कि वादा वाकई ही तालिबानियों की ओर से अफगानिस्तान में निभाया जाता है या नहीं। सो इसी के साथ लेंगे इजाजत। आज के स्ट्रेट टॉक में इतना ही। कल एक नए विषय के साथ होंगे आप सभी के सामने रूबरू। जा सिंधी के बाकी प्रोग्राम देखने के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।